मनुष्य में भिन्नता क्यों? सरल सा शीर्षक लगेगा, लेकिन आज के परिवेश में यह भिन्नता हर कहीं दिखती रहती है। जहाँ एकता की बात होती रहती है, वहाँ उस एकता में ही अनेकता आ जाती है। जैसे हमारे देश को जो है भिन्नता में एकता बोलने पर भी ये भिन्नता कहीं कहीं जो है अंदरूनी रूप से या अनजाने कैसे भाग ले जाती है, इसको जो है समझना बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। जात पात व्यवस्था के और उसके बाद देश काल वातावरण के अनुसार खान पान से लेकर भरण पोषण से लेकर भिन्नता जो है आती रहती है। इस भिन्नता क्यों है, इसका मूल कारण क्या है, इसे समझाने के लिए हमारे बीच पधारी हुई हैं आदरणीय प्रोफेसर प्राध्यापिका अर्चना विंसेंट जी। अर्चना विंसेंट जी के बारे में बताएं तो ये सुदूर दक्षिण में मणिमुत्तारू नामक गांव में रहते हुए वहाँ मनोसमृद्धि कला के प्रचार अपने पतिदेव के साथ करती आ रही हैं। और विशेष रूप से आज कहें तो आज हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें महर्षि द्वारा तमिल में कृत वाक्य मलरगल, जिसे जीवन के फूल बोलते हैं, उसके एक एक दिन के चिंतन को लेते हुए उसे हिंदी में रूपांतर कर समझाने की कोशिश करती आ रही है पिछले 6 महीने से। यानी अब तो जून 4 हो गया, यानी उन्होंने शुरू किया है 1 जनवरी को। और उनका यह अद्भुत कार्य है, यानी महर्षि जी के तत्व जो हैं जीवन के फूल में ही निहित है। वैसे छोटे छोटे यानी एक एक पृष्ठ तत्व को अनुवाद करते हुए रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण करने का महान कार्य इन्होंने यज्ञ के रूप में किया है। और निस्वार्थ सेवा करती आ रही है। मानव समृद्धि कला के प्रचार प्रसार में हर वक्त तैयार होती रहती है, तत्पर है। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज के शीर्षक, महान व्यक्तित्व द्वारा ये शीर्षक सुनने में हमें संतुष्टि होगी। इस दृष्टि से आगे समय न लेते हुए आदरणीय प्राध्यापिका अर्चना विंसेंट जी से निवेदन करता हूं कि वो द्वितीय सत्र को संभालें और अपने शीर्षक पर बात वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय अर्चना विंसेंट जी। வாழ்க வளமுடன். धन्यवाद नारायण जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम। दिल्ली एनसीआर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सत्संग में मुझे फिर से मौका देने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में भिन्नता क्यों है। महर्षि ने हमारे सामने जीवन के 2 तत्व रखे हैं, एक है ईशता का बोध और दूसरा नैतिकता। ईशता का बोध देने वाला तत्व जिसमें सृष्टि के बारे में, सृष्टि की विधि के बारे में तत्व रखा है। इस ईशता का बोध करते समय हम उसमें विलीन होते वक्त हम में नैतिकता होनी जरूरी है। तो ईशता का बोध और नैतिकता यही जीवन के 2 बड़े तत्व हैं। इन 2 तत्वों को ही सभी महान कहते आए हैं। ईशता का बोध के लिए नैतिकता होने पर ही कर्म फल का परिणाम समझ में आता है। तभी हम सभी एक साथ
एकजुट होकर एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं। महर्षि ने कई तत्व हमारे सामने रखे हैं। इसमें मनुष्य में भिन्नता क्यों है, मनुष्य भिन्न क्यों है, इस तत्व का विश्लेषण भी हमें दिया है। मनुष्य मनुष्य के पास एक अलग सी भिन्नता है, वो सबसे अलग है। मगर हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भिन्नता है उसे न समझकर दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। इस प्रकार से कंपेयर करने से दूसरों पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हमारे अंदर ही अंदर भिन्नता का भाव, ऊंच नीच भाव बस जाता है। कभी कभी मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी भावना उभरती है। जैसे कि मेरे क्लास में मेरे जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, जैसी भावना उभरती है। अगर ये तुलना शारीरिक है, शारीरिक न होकर आंतरिक हो तो अच्छा होगा। मगर मानव बाहरी तुलना ज्यादा करता है, उससे कई गलतियां वो करता है। इससे बाहर निकलने के लिए और एकता की भावना उभरने के लिए मानव को एक बात समझ लेनी चाहिए, हम सभी भिन्न क्यों हैं, और उसे अपनाने की भावना भी होनी चाहिए। इस तत्व में समाज में जितना तत्व से समाज को जितना लाभ होगा, उससे ज्यादा हर एक व्यक्ति को और हर एक रिश्ते को भी यह भाव लाभात्मक होगा। इसे जानने के लिए महर्षि ने 7 संपद बनाए हैं। उस संपद में हमारे अंदर भिन्नता क्यों है, इसको समझाया है। इस तत्व से हम जीवन समृद्ध बना सकते हैं। इसके पार और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ही सब कुछ समाया है। दुनिया में सभी व्यक्ति इस 7 संपद से विभिन्न है। एक एक व्यक्ति इस 7 संपद में समाये भी है। एक समारोह में कई लोग आए हैं। उन लोगों के लिए उस समारोह में चाय रखी गई है, मगर क्या किया है, दूध अलग, चाय की डिकॉशन अलग और चीनी अलग रखी है। जिसको जैसी चाहिए वैसी वैसी चाय मिक्स करके पी लीजिए। तो हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। किसी को चीनी कम तो किसी को चीनी ज्यादा, किसी को स्ट्रॉन्ग तो किसी को लाइट, ऐसी चाय पसंद होती है। अब उन चाय में कोई समानता नहीं है। इसका रिसर्च करके देखे तो सभी चाय अलग अलग सी होगी, सभी चाय में भिन्नता होगी। उसी प्रकार ईश्वर ने मानव के अंदर भिन्नता रखी है। उसमें ये 7 संपद देखे जा सकते हैं। ये 7 संपद जो है वे 16 कारणों से भिन्न करके दिखाए हैं। तो मतलब देखे तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से 212 रूप से अलग हो सकता है। मतलब 16 गुना 7, 212 रूप से हर एक मनुष्य भिन्न होता है। अब 7 संपद देखे तो शारीरिक गठन, गुण, ज्ञान वृद्धि, यश, शारीरिक बल, स्वास्थ्य और संपत्ति, ये 7 में भिन्नता होती है। शारीरिक गठन में देखे तो हर एक मनुष्य में शारीरिक रूप से भिन्नता होती है। कहते हैं कि दुनिया में एक जैसे 7 लोग हैं, मगर आज तक ऐसा हमने देखा नहीं है। अगर जुड़वा भी हो तो वे भी भिन्न होते हैं।
हमें वे एक जैसे लगते हैं, मगर उनके माता-पिता उनको ज़रूर पहचान लेते हैं। जैसे हम जापान के लोग, चीन के लोग देखते हैं, हमें उन्हें देखते ही सब एक जैसे लगते हैं, मगर उनमें जो भिन्नता उनको समझ में आती है। शारीरिक गठन में देखें तो शरीर से ज़्यादा चेहरे पर भिन्नता ज़्यादा दिखाई देती है। उसे हम पहचान नहीं सकते। उसी प्रकार रंग, ऊंचाई, मोटापन, पतलापन आदि कई प्रकार से भिन्नता हमें है। आगे है गुण। हर एक व्यक्ति का गुण अलग होता है। कोई शांत स्वभाव का तो कोई क्रोध स्वभाव का। एक ही विचार वाले व्यक्ति भी अलग अलग गुण वाले होते हैं। उसके बाद है ज्ञान की वृद्धि। हम देखते हैं कि कई लोग ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, मगर कभी कभी किसी को कितना भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता। कभी कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनपढ़ जैसा होता है और अनपढ़ व्यक्ति ज्ञानी के जैसा होता है। यश यानी कीर्ति का भी ऐसा ही है। यश जो है ज्ञान की वृद्धि पर निर्भरित नहीं होता, वो किसी को भी मिल सकता है। वह अपने आप नहीं मिलता, उसके पीछे कई प्रयास करने पड़ते हैं, अपने आप में कई बदलाव लेने पड़ते हैं। शारीरिक बल उस व्यक्ति के परवरिश और उसके के जगह पर रहने के जगह पर निर्धारित है। उसके खाने पीने जैसे कारण विभिन्न होते हैं। जैसे खेती का काम करने वाले और ऑफिस में काम करने वालों में शारीरिक बल में भिन्नता होती है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब शरीर और मन दोनों से आधारित है। रहन सहन और मानसिकता के कारण स्वास्थ्यता में भिन्नता होती है। आखिर में है संपत्ति। धन धनवान और गरीब होने के कई कारण हैं। एक धनवान होना या गरीब होना, इसमें ज्यादा समाज का प्रमुख भाग होता है। ये सात संपत्ति से मनुष्य अलग है, ये हमें समझ में आता है। ये सात संपत्ति 16 कारणों से अलग है, इस महर्षि ने हमें बताया है। उस महर्षि ने ये 16 कारण हमारे सामने रखे हैं। गर्भ गठन, भोजन, काल, देश, शिक्षा, उद्योग, सरकार, कला, प्रयास, अवस्था, मित्रता, संदर्भ, शोध, आदत, परंपरा, अनुशासन। अब ये सात विभिन्न भिन्नताओं पर 16 कारणों से मिलते हैं। पहले है शारीरिक गठन। जब गर्भगठन होता है तब ही उसके ऊपर निर्धारित होता है शारीरिक गठन। माता पिता और परिवार के लोगों पर यह निर्धारित है। गर्भगठन समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। हम जो खाना खाते हैं, मतलब माँ जो खाना खाती है, उस पर शरीर का गठन निर्भर होता है। उसके बाद है किस काल में, किस देश में, इससे शरीर का रंग निर्भर होता है। मतलब वो बच्चा किस काल में पैदा होता है, किस देश में पैदा होता है, इस पे उसका रंग, उसकी ऊंचाई सब निर्भर होता है। ऐसे ही 16 कारणों से शारीरिक गठन विभिन्न होता है। शारीरिक गठन और गुण, ये दो जो है वे भिन्न ही रहते हैं। इसमें समानता पाना बड़ी मुश्किल है। जैसे हम एक मनुष्य को उसके शारीरिक गठन या उसके गुण से ही पहचानते हैं। शारीरिक गठन में माता पिता की मानसिक स्थिति का फर्क पड़ता है, उसी प्रकार गुण में फर्क पड़ता है। काल और देश के कारण संस्कृति में फर्क पड़ता है। उस संस्कृति के कारण उनके गुण बदलते हैं। शिक्षा
उद्योग, संसार और कला के कारण किसी चीज का प्रयास करते समय या कुछ पाते समय उनका गुण बदलता है, और कभी-कभी देखें तो किसी का गुण बदलता भी नहीं है। अवस्था और मित्रों के साथ, मतलब जिस स्थिति में वे हैं और जिन मित्रों के साथ है, इसके कारण भी उनके गुण बदलते हैं। इस गुणों के अनुसार हमें यश मिलता है। ये जो कीर्ति है हमारे गुणों से अपने आप आती है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का यश प्राप्त होता है। शारीरिक बल जो है वो भी अपने माता पिता के शारीरिक गठन पर ही और उनके खाने पर निर्भर है। उस काल के लोग बलवान थे क्योंकि उनको ज्यादातर काम बल के आधार पर करना पड़ता था। मगर अब देखें तो काम के लिए यंत्रों का उपयोग ज्यादातर होता है। तो अभी उस कारण उस काल के समान बल होना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य जो है वो पारंपरिक रूप से सामने आता है। हमारे पूर्वज स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार हेल्थी खाना स्वस्थ के लिए बहुत जरूरी है। संपत्ति जो है हर एक के लिए अलग है। पारंपरिक संपत्ति हो सकती है, मगर शिक्षा, उद्योग, प्रयास जैसे कारणों से संपत्ति हर एक को बदलती है। यही संपत्ति और उसके कारणों को हम अब उल्टा करके देखेंगे। पहला लेंगे गर्भगठन। हमने पहले ही देखा कि माता के गर्भकाल में मां की मानसिक और शारीरिक स्थिति के कारण शारीरिक गठन बदलता है। उसी प्रकार गुण भी बदलते हैं। गर्भकाल में माता पिता और परिवार का जो माहौल है उससे ज्ञान वृद्धि होती है। माँ के शारीरिक स्वास्थ्य पर बल निर्भर होता है और ज्ञान वृद्धि के कारण हमें यश मिलता है। माँ गर्भकाल में करने वाले व्यायाम और आहार के ऊपर स्वास्थ्य निर्भर होता है। इस प्रकार मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। उसी प्रकार भोजन या रोज खाने से शरीर का गठन भी बनता है। हर कोई अलग अलग मात्रा में खाना खाता है। खाने में सात्विकता हो तो अलग गुण, रजो हो तो अलग गुण, ऐसे हमने देखा है। खाने के कारण गुणों पर फर्क पड़ता है, जिससे ज्ञान वृद्धि पर भी फर्क पड़ता है। हमने देखा गुणों से ज्ञान वृद्धि और यश पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए मनुष्य में भिन्नता हो सकती है। स्वाभाविकता से खाने के कारण शारीरिक बल और स्वास्थ्य बनता है। खाना हमारे जीवन का एक मुख्य भाग है। उसके कारण जीवन में भिन्नता ज्यादा दिखाई देती है। काल से देखे तो उस काल में लोग बलवान और चौड़े होते थे, मगर अब ऐसे दिखना बड़ा मुश्किल है। उस काल के समान ज्ञान वृद्धि, यश, स्वास्थ्य, संपत्ति आजकल के काल में बहुत बदल गए हैं। पुराने काल और आज के लोगों में भिन्नता दिखाई दे रही है। शिक्षा और उद्योग के कारण देखें तो शिक्षा से हमें पता चलता है कि कैसे जीवन चलाए, कैसे जिए। मगर ऐसी कई जगह हैं जहाँ प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं मिलती, तो उनकी सोच कम होती है। इस कारण भिन्नता दिखाई देती है। उद्योग जो है हर व्यक्ति अलग अलग उद्योग करते हैं, इससे शरीर गठन बदलता है। किसी का उद्योग मेहनत करने वाला होता है तो किसी का बैठकर
बैठकर काम करने वाला होता है। इससे भी गुण बदलते हैं। सातों पर इसका असर पड़ता ही है। हमारे उद्योग के कारण सात संपत बदलते हैं और इससे भिन्नता दिखाई देती है। अगला है सरकार, मतलब हर एक जगह अलग अलग शासन बदलते रहते हैं। उसे कारण शारीरिक गठन गुण में तो फर्क पड़ता ही है, मगर आगे के पांच पर ज्यादा फर्क पड़ता है। उस शासन की विधियों के कारण ज्ञान और उसके यश के प्राप्ति में रुकावट आती है। हम इसे डेवलप देश और डेवलप न होने वाले देश में देख सकते हैं। देश और सरकार के कारण भिन्नता देख सकते हैं। कला देखे तो किसी को गाने में दिलचस्पी है तो किसी में नाचने में। हर एक को एक कला पे प्यार होता है। उस कला पर उनके सभी कुछ निर्भर होता है। शरीर, गुण, ज्ञान, यश, बल, स्वास्थ्य, संपत्ति, ये सात संपत्ति उन कला पर ही निर्भर है। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, वे एकदम भिन्न होते हैं। प्रयास भी वैसा ही है। प्रयास करते समय किसी को शरीर बलवान होना चाहिए, गुण उस प्रकार ही बदलते हैं। प्रयास का ज्ञान यश से अलग होता है। प्रयास के कारण ही मानव की वृद्धि होती है, मगर हर एक का प्रयास कम ज्यादा होता है। इस कारण सात संपत्ति में भिन्नता होती है। अवस्था मतलब स्थिति, हमारे शरीर और मानसिक ही नहीं, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति पर भी मनुष्य में भिन्नता होती है। अगर परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं तो उस स्थिति के रहने से मनुष्य इन सात संपत्तियों में अलग दिखता है। सुशिक्षित समाज में रहने वाले में और शिक्षा न होने वाले समाज में रहने वाले में भिन्नता देख सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि परिवार से ज्यादा मित्रता में मुख्यता आ गई है। उस मित्रता के कारण भी मनुष्य में भिन्नता होती है। जैसे मित्र होते हैं वैसे ही उनका स्वभाव, गुण, यश, स्वास्थ्य और संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसमें बड़ा बदलाव हो जो है संदर्भ के कारण होता है। अगर किसी को गलती करने का मौका मिले तो मनुष्य स्वभाव जल्द उसे अपनाता है। उस पर सोच विचार न करके उस संदर्भ में के अनुसार अपने आप को बदलता है। संदर्भ के कारण ही मनुष्य में भिन्नता होने में बहुत ही चांसेस है। संदर्भ के अनुसार बदलने वाले मनुष्य अगर कर्म फल पर विचार करे तो उसके अंदर बदलाव होगा। शोध न करने वाले मनुष्य अलग होते हैं। शोध भी कर ले मगर आदत जो है उससे हम देखते हैं एक घर के लोग दूसरे घर के लोगों से अलग हैं। घर ही नहीं, गांव, शहर, देश सभी में हम लोगों में बदलाव देख सकते हैं। आदत में देखे तो खाने पीने की आदत से लेकर रहन सहन की आदत तक भिन्नता देख सकते हैं। परंपरा से जो भिन्नता है उसका क्या कहना, हम उसे चाहे तो भी टाल नहीं सकते। जैसे हमारे पूर्वजों ने शारीरिक गुण गठन, उसे यश, स्वास्थ्य, कला को उसी प्रकार का असर हम पर भी पड़ता है। जैसे हमारी परंपरा में एक कार्य हो रहा है, एक कला है, उस कला पर ही हम चलते हैं। वो कला हमारे में इनबिल्ट रहती है। हम जिस परंपरा से हैं उसका असर उस परिवार का ज्ञान और समृद्धि पर भी पड़ता पड़ता है। अभी हमने जो देखे वे सभी कारणों से
आखिर में है अनुशासन यानी नैतिकता। जैसे हमारे परिवार और समाज की नैतिकता है, हम जहाँ रहते हैं, जो सुनते हैं, उस प्रकार होती है। किसी को साधारणता से गलत करने की या गलत बोलने की आदत होती है, क्योंकि बचपन से ही उसमें वो बात सुनी या देखी होगी। मगर किसी को गलत करने या गलत बोलने को आता ही नहीं होगा, क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है, उस माहौल में वैसी बातें ही उसने सुनी नहीं होगी। अनुशासन से मानव के विचार, बोल और कार्य अलग होते हैं। अब हमने देखा कि 7 संपत्त और 16 कारणों से मनुष्य में भिन्नता क्यों है। हमें इसे बदलना है। इसी 7 संपत्त के साथ या 16 नहीं तो 16 कारणों के साथ, इनके साथ रहकर हमारे गुणों को या हमारे शरीर गठन को बदलना है। तो हमें इससे अपने आत्मविश्लेषण से ही हम बदल सकते हैं। हमें आत्मविश्लेषण करके देखना है कि कौन सी भिन्नता हमारे लिए अच्छी है और किसे हटा दे। हम 7 संपत्त ही लेते हैं। शारीरिक गठन से हमने देखा कि हम अपने उससे देखा और हम उससे क्या बदलाव ला सकते हैं। ऊंचाई और रंग इसमें हम बदल नहीं सकते, मगर ज्यादा मोटापन है या शरीर से ज्यादा पतले हैं, तो उसे सही मात्रा में रखने का प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रकार है गुण। हमने अपने पहले प्रयास में ही मनो मनोसमृद्धि कला के पहले प्रयास में ही आत्मविश्लेषण को देखा। उसमें हमने गुणों का विश्लेषण इसलिए गुणों का विश्लेषण करने का सीखा है। गुणों को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। परंपरा से आए कुछ गुणों को बदलना थोड़ा कठिन है, मगर आत्मविश्लेषण से हम उसे बदल सकते हैं। इसका प्रयास भी हमने किया है। ज्ञान वृद्धि जो है, परिवार या समाज के कारण एक समय असफल रहे लोगों को सफल ला सकती है। मगर हम में कौन सी गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को पहचान कर हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। ज्ञान जो है, हम कभी भी पा सकते हैं, कहीं भी पा सकते हैं, किसी से भी पा सकते हैं। यश जो है, उसे पैसे देकर या जबरदस्ती हम नहीं पा सकते। वो हमारे किए कर्म का कारण, हमारे गुणों के कारण आता है। तो अच्छे कर्म और गुण के कारण हमें यश अपने आप मिलेगा। शारीरिक बल जो है, हम कौन सा काम करते हैं उस पर निर्भर है। भारी काम करने वाले को, वजन उठाने वाले को शारीरिक बल की जरूरत है, मगर ऑफिस काम करने वाले को शारीरिक बल की इतनी जरूरत नहीं है। शारीरिक बल काम के अनुसार होना चाहिए, न कि जिम जाकर कसरत करके बल बढ़ाने की जरूरत है। जो पुलिस, आर्मी, अखाड़े में युद्ध करते हैं, उनको शारीरिक बल की जरूरत है। सभी को आरोग्य भी स्वस्थ होना भी जरूरी है। आरोग्य भी बहुत जरूरी है। अपने अपने शरीर की परवरिश ठीक से हमें करनी ही है। कभी कभी किसी कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे सुधारें, इसका शोध लगाकर हमें हमारा तन और मन स्वस्थ रखना है। संपत्ति के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। दिन रात मेहनत करके हम संपत्ति संचयित करते हैं, मगर हम संचयित करने वाली संपत्ति कितनी होनी चाहिए, उससे क्या फायदा,
रहने के लिए एक छोटा सा घर, घर में रहने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चे विदेश जा चुके हैं, मगर वे कभी कभी छुट्टी पे आते हैं, इसलिए उस हिसाब से बड़ा घर बनाकर उसे मेंटेन भी नहीं कर सकते, इतना मुश्किल हो जाता है। ऐसा घर बनाकर क्या फायदा। उसी प्रकार अलमारी में रखने की जगह नहीं है, इतने कपड़े, गहने, प्रॉपर्टी क्या कुछ जमा करते हैं, जिस जिसका हम अपने जीवन काल में लाभ भी नहीं ले सकते। कमाए धन से जब तक जीवित है, एंजॉय करके, हम उपभोग करके रहे तो ही अच्छा है। संचय करने से उसका क्या लाभ होगा। इस सात संपत्तों से अपने आप को भिन्नता उत्पन्न कर और अपने आप को पहचाने। हम भिन्न क्यों हैं, न कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं उनके पास ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, जैसा मेरे पास नहीं है वो उनके पास नहीं है। ये सोचना छोड़कर सुखी जीवन की राह अपनाएं। ईशत्व ने हमें हर कुछ अलग अलग दिया है, मगर ईश्वर की देन इस मानव को हमें अपना कर इस मानव जीवन को जीना है। हमारा जन्म जो है हमारे पूर्व जन्म का कर्म फल है, तो इसे अपनाओ और सुखी जीवन जियो। मैं इस दुनिया में भिन्न हूँ, इसका हमें एहसास होना चाहिए। इस एहसास के साथ हम मनोसमृद्धि के साथ जिए तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। इतनी देर से मेरी बात सुनने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। फिर से एक बार दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को मैं आभार मानकर इस सत्संग को पूर्ण करती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद।